Good morning, students. Today I am just going to explain people as resources. We have already discussed it our previous 3 classes, and today I am going to finish it. First, some keywords also come in this chapter, like ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सकल राष्ट्रीय उत्पाद, एक स्पेसिफिक वर्ष में जितना उत्पादन होता है उसी को हम लोग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। और इसकी जानकारी रखना भी इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब हम अपने पिछले उत्पादन से तुलना करेंगे तो हमें यह तुलनात्मक अध्ययन करना आसान हो जाएगा कि पिछले साल यह प्रोडक्शन क्या था और इस वर्ष प्रोडक्शन क्या है, पिछले वर्ष इसकी कितनी जरूरत थी और इस वर्ष कितनी जरूरत है। इसलिए जीएनपी का महत्वपूर्ण स्थान है। सेकेंड, वर्चुअस साइकिल। वर्चुअस साइकिल इकोनॉमी के क्षेत्र में काफी महत्व रखता है। इकोनॉमी के क्षेत्र में इसलिए महत्व रखता है क्योंकि मनुष्य के मस्तिष्क में 2 तरह के विचार आते हैं, एक आशावादी विचार और दूसरा निराशावादी विचार। आशावादी विचार के तहत वर्चुअस साइकिल आता है। मतलब यह हुआ कि अगर हमारे समाज में इनकम, इन्वेस्टमेंट, सेविंग कहीं न कहीं से लॉक होता हुआ दिखाई पड़ता है, ऐसे में एक प्रक्रिया के तहत ए, बी, सी 3 तरह के लोग हैं। ए की आमदनी बी के लिए खर्च होगा, बी के लिए व्यय होगा, और बी की आमदनी सी के लिए व्यय होगा, और सी की आमदनी ए के लिए व्यय होगा। इस प्रकार से समाज में ए, बी, सी के बीच एक रोजगार की प्रक्रिया चलना शुरू हो जाती है और यहीं से एक नेशन का डेवलपमेंट शुरू होता है। इसलिए यह वर्चुअस साइकिल इन इकोनॉमी यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। थर्ड पॉइंट है विशियस साइकिल। विशियस साइकिल यह निराशावाद की ओर ले जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आदमी एक बार यदि गरीबी के दुष्चक्र में पड़ जाए तो उसकी आने वाली पीढ़ी भी उस गरीबी का डंक झलती रह जाती है। सपोज दैट most of the people of our country involved in agriculture work, and our agriculture work is totally depend upon the climate, and sometimes climate will good and sometimes climate will bad. So how can we compensate our profit or loss? This is the major problem of our economy. In this way, vicious cycle में farmers और marginal farmer, सेठ साहूकार महाजन या बैंक से ऋण लेकर एग्रीकल्चर वर्क करता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में यदि अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि के कारण अगर ये फसल नष्ट हो जाते हैं तो फिर यह गरीब व्यक्ति एक बार इसमें प्रवेश करेगा, फिर इससे बाहर निकलना इसके लिए मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी, द पीपल हु इन्वॉल्व इन profit or loss, such kind of activities is called economic activities और market activity। यदि हम economic activities में हिस्सा ले रहे हैं तो निश्चित डेफिनेटली हमें या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। इसका मतलब यह हो गया कि हम अपने लिए या इस राष्ट्र के लिए कहीं कुछ न कुछ कर रहे हैं, कुछ जोड़ रहे हैं, कुछ उसमें से कम कर रहे हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी उस प्रकार के एक्टिविटीज होते हैं जिसमें प्रॉफिट और लॉस नहीं देखे जाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल यह है लव ऑफ पेरेंट्स। माता पिता का प्यार यह कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, इसमें कोई लव गेम की बात नहीं है, लेकिन इसमें भी टाइम टेकिंग होता है। इसमें भी कमिंग जनरेशन को पर ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनका फ्यूचर अच्छा से अच्छा नहीं बन पाएगा। इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि उनको माता पिता का प्यार मिला ही नहीं। उसके अलावा
अब हम बात करेंगे लिटरेसी रेट का। लिटरेसी रेट का मतलब है कि जस्ट आफ्टर 7 years ओल्ड, 7 वर्षों के बाद पर 1000 कितने लिटरेट हैं इसका आकलन किया जाता है। इसमें 7 वर्ष से कम की अवस्था के बच्चों को शामिल नहीं किया जाता है। वोकेशनल एजुकेशन, एक जनरल एजुकेशन है, दूसरा वोकेशनल एजुकेशन है। जनरल एजुकेशन हमें लिटरेसी की ओर ले जाता है, जबकि वोकेशनल एजुकेशन स्पेशलाइज की ओर ले जाता है। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, फिशरी, ऑल दिस कम अंडर द वोकेशनल कोर्स। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, यह एक इंस्टीट्यूट आकलन करती है कि एक वर्ष में प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर से कितने रुपए, कितने मूल्य के बराबर एक साल में प्रोडक्शन हुआ है। वही अनुमानित कीमत हमारा जीडीपी कहलाता है। या फ्लक्चुएट भी करता है। फ्लक्चुएशन इट विल टोटली डिपेंड अपॉन द डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। एज फॉर एग्जाम्पल टुडे ऑल ओवर द वर्ल्ड ये काफी फ्लक्चुएट कर गया है जीडीपी, क्योंकि जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज है वह लगभग एक तरह से उस पर ब्रेक लग गया है। अब है सर्व शिक्षा अभियान। अब तक हम लोग यही पीपल एज रिसोर्स के बारे में जान रहे थे, उसी के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे लगातार। यह जानने की जरूरत है कि यह सर्व शिक्षा अभियान है क्या। 2001 में इसको लागू किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल इसको संरक्षण प्राप्त हुए। इसमें हमारे समाज में पैदा ले हुए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। ऑल दिस कम अंडर द सर्व शिक्षा अभियान। इसमें यूएनओ के और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच भी आपसी तालमेल से केंद्र सरकार अनुदान देती है राज्य सरकारों को कि आप अपने यहाँ लिटरेसी रेट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। यह बात सही है कि हम पिछले अपने लिटरेसी रेट से आज की लिटरेसी रेट की तुलना करें तो काफी संतोष प्राप्त होता है, क्योंकि जिस समय हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ था तब हमारा लिटरेसी रेट 17% था, जो आज बढ़कर 74% हो गया है। लेकिन जब मेल और फीमेल की बात करते हैं तो यहाँ निराशा दिखाई पड़ती है। आज भी मेल की अपेक्षा फीमेल का लिटरेसी दर कम है, जो सरकार इस सर्व शिक्षा अभियान के तहत इसको पूरा करने का काम संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है। और आने वाले 2025 और 2030 में सर्व शिक्षा अभियान का काम भी पूरा हो जाएगा। अब इसके लिए 2 एग्जाम्पल हमने चुना है। एक, अगर हम पीपल एज रिसोर्स है तो जरूरी है कि हम एजुकेटेड हों और यह भी जरूरी है कि हम स्वस्थ हों, हेल्दी हों। तो अगर हम एजुकेशन की पहले बात करते हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में 1950 और 51 में टोटल नंबर ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मीन्स कॉलेज 750, 30 यूनिवर्सिटी, नंबर ऑफ टीचर्स 24,000 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2,63,000। वहीं बढ़कर 2012-13 में 3,720 कॉलेजेस, 723 यूनिवर्सिटी, more than 5 lakhs teachers and 30 lakhs and more than 30 lakhs students। इसका मतलब यह हो गया कि 2012, 2007-08 और 2012 में स्टूडेंट की संख्या में कुछ गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि हायर एजुकेशन प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या कम हो जाती है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम लें, मैट्रिक 7 और 8 तक, मतलब कि मिडिल सेक्शन तक बच्चों की भरमार होती है स्कूल में, लेकिन जब भी हायर एजुकेशन की बात होती है इनकी संख्या घटती चली जाती है। या तो यह किसी जॉब से जुड़ जाते हैं या फिर इनको लगता है कि यह प्राप्त करने से उनको बहुत ज्यादा कुछ फायदा होने वाला नहीं है, इसलिए इस तरफ इनका झुकाव नहीं होता है। इसलिए सरकार बिल्कुल डिटरमाइंड है कि हायर एजुकेशन प्राप्त करने वालों की संख्या में भी गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए, गुणात्मक वृद्धि होना चाहिए, और सरकार इस दिशा में काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जब हम हेल्थ की बात करते हैं, स्वास्थ्य की, तो 1951 में
9,209 हॉस्पिटल थे, 11,71,11,07,198 बेड थे, 61,800 डॉक्टर थे और नर्सेज 18,054 थे। जबकि 2010 में 19,817 हॉस्पिटल हो गए, 6,28,000 बेड्स की व्यवस्था की गई, 9,18,000 डॉक्टर्स के और 1,09,224 यह नर्स की संख्या है, जो कि आज भी यह पर्याप्त नहीं है। अभी आप देखें पूरे दुनिया में एक ग्लोबल डिजीज फैला हुआ है और इसमें हर जगह यह प्रतीत हो रहा है कि न तो नर्स पर्याप्त संख्या में है और न डॉक्टर पर्याप्त संख्या में है, न उसने बेड की व्यवस्था की गई है। बेड अगर है भी तो चलता फिरता बेड की व्यवस्था कर दी गई है, जो पर्याप्त नहीं है। अब हम लास्टली यहाँ बात करने जा रहे हैं और इसी के साथ हम इस चैप्टर को भी एंड करेंगे, वह है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इन द सेंस कि हमारे समाज में जनरली लोग यह कहते हैं कि हमारे यहाँ बेरोजगारी है। इस बेरोजगारी का अगर हम वर्गीकरण करें तब यह स्पष्ट होती है कि हमारे यहाँ वास्तव में बेरोजगारी है, लेकिन वह बेरोजगारी किस प्रकार की है, कहाँ पर ज्यादा बेरोजगारी है, कहाँ कम बेरोजगारी है। इसके लिए हम कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकते हैं। एक अनएम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगार, अशिक्षित बेरोजगार। शिक्षित बेरोजगारों की संख्या कम है, अशिक्षित बेरोजगारों की संख्या ज्यादा है। इसके अलावा स्किल्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जो जिनके पास कुछ खास हुनर है, इल्म है, अकल है और किसी खास क्षेत्र में वह स्पेशलाइज्ड है, वैसे लोग कम बेरोजगार हैं। और जिनके पास स्किल की कमी है वैसे लोग ज्यादा बेरोजगार हैं। अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में बेरोजगारी अधिक है, अर्बन एरियाज में बेरोजगारी कम है। दोनों जगह की बेरोजगारी का स्वरूप अलग है। अर्बन एरिया, रूरल एरियाज में ज्यादा से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर अनएम्प्लॉयड हैं, जबकि अर्बन एरियाज में अधिक से अधिक लोग लिटरेट अनएम्प्लॉयड हैं, माने वह पढ़े लिखे हैं फिर भी वह बेरोजगार हैं। इसके अलावा इस पर अगर हम और गहनता से नजर डालें तो इसमें एक मौसमी बेरोजगारी की नाम आती है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, क्योंकि सालों भर एग्रीकल्चर का काम नहीं होता है, कुछ समय के लिए एग्रीकल्चर वर्क बंद हो जाता है। वैसे में हमारे कृषि पर आश्रित जितने भी मजदूर हैं वह बेरोजगार हो जाते हैं। उनको रोजगार देने के लिए हमारी सरकार ने अनेकों कार्यक्रम चला रखा है। IRDP, NREP, नरेगा, मनरेगा। और ऐसे में 100 दिन काम देने की व्यवस्था की गई है। अब आप सभी विद्यार्थियों से एक स्पेशल अनुरोध यह है कि आप इस चैप्टर को NCERT बुक फोल्डर को देखें और इसके प्रत्येक पैराग्राफ को मैनरेटली स्टडी करें और उसमें से निकलने वाले जो कि कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उस पर आधारित आप स्वयं क्वेश्चन फॉर्म करें और उसका आंसर उस बिंदु से दें। थैंक यू।